क्वेश्चन आंसर से जी स्टार्ट जी करें। सर जो पहला क्वेश्चन हमसे दोस्त हैं तजम्मल साहब भावल नगर से, उन्होंने पूछा है, वो कहते हैं कि जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं या जो दीगर लोग जिनकी सप्लाईज अब 153 के मिनिमम में चली गई हैं, जब हम उनकी रिटर्न फाइल करते हैं तो जो इनकम हम डिक्लेयर करते हैं मिनिमम टैक्स उससे ज़्यादा अदा हुआ होता है, जो कि हमारा ज़ाया हो जाता है। हम उसका कोई वाइट के रेफरेंस से या इनकम के रेफरेंस से हम टैक्स क्रेडिट या उसको नहीं ले सकते, अपने इनकम में शो नहीं कर सकते। तो क्या हम जो रिटर्न के अंदर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है उससे जो बच जाने वाला टैक्स है उसकी रिवर्स इनकम बना के हम इम्प्यूटेबल इनकम के तौर पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डायरेक्टली उसको पुट कर सकते हैं या नहीं, और क्या मिनिमम पे इम्प्यूटेबल इनकम का कंसेप्ट लागू होता है कि नहीं? इस पे हमें रहनुमाई करें। इसमें बेसिकली 3 स्कीम्स हैं, बल्कि 2 ही हैं। एक नॉर्मल स्कीम है और एक आपकी फाइनल डिस्चार्ज की स्कीम, FTR कहते हैं, पहले PTR कहते थे, प्रेजेंटिव टैक्स रजीम, अब उसको कहते हैं फाइनल टैक्स रजीम। अब फाइनल टैक्स रजीम में भी 2-4 हेड रह गए, जैसे एक्सपोर्ट है या पेट्रोलियम है, इस तरह के 2-4 हेड रह गए, बाकी सारे ही अब नॉर्मल में आ गए। नॉर्मल में फिर आगे डिफरेंट है, एक नॉर्मल प्योरली नॉर्मल है, एक मिनिमम वाली नॉर्मल है। तो दोनों नॉर्मल जो हैं, नॉर्मल में तो आपने प्रॉफिट नॉर्मल का कैलकुलेट करना है, वही आप ले सकते हैं, उससे अब आप ले ही नहीं सकते। वहाँ कंसेप्ट ऑफ इम्प्यूटेबल इनकम अप्लीकेबल ही नहीं है। इम्प्यूटेबल का कंसेप्ट जो है वो विद रिगार्ड टू FTR या प्रेजेंटिव टैक्स था, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब था, कैसे था, कब तक रहा और कब वो ख़त्म हो गया। तो पहले पुराना जो हमारा ऑर्डिनेंस 79 था, उसमें सेक्शन जैसे अब 169 है, उसमें ATC, ATD, हर एक में था। एंड पे लिखा होता था कि अगर जो आपका फाइनल डिस्चार्ज होगा उसके बाद अगर आप जितना उसका इम्प्यूटेबल इनकम आएगी, रिवर्स वर्किंग करेंगे, सपोज आपने 2 लाख जो टैक्स है वो आपका विद होल्ड हुआ है, वो फाइनल डिस्चार्ज है, तो वो ही टैक्स अगर नॉर्मल इनकम पे वो कितना उस पे रिवर्स वर्किंग करें, रेट लगाएं जो उस पर एप्लीकेबल हैं, उसी टैक्स को लें, जो अमाउंट है उसको स्प्लिट करें। अगर एक ही रेट लगता है, सपोज कंपनी है 30 लगता है, 30 से डिवाइड कर लें, इनकम आ जाएगी। लेकिन इंडिविजुअल AOP है तो वो स्लैब में उसको रखें, तो जो सपोज 5 लाख उसने टैक्स दिया हुआ है, तो 5 लाख को देखें कितनी इनकम पे बनता है, तो इतनी इनकम आप इनकॉर्पोरेट कर सकते थे इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट। अगर उससे अगर आप अबाव करते थे तो सेक्शन 13 जो पैरामेट्रिया टू सेक्शन 1111 है, अब 1111 वाला डीम्ड इनकम वाला है, तो पहले वो सेक्शन 13 था, तो उसमें था कि आपको जो एक्सेस आप क्लेम करेंगे तो आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी और आप सिर्फ इम्प्यूटेबल इनकम जो आपने कैलकुलेट की इस तरह नेट प्रॉफिट आप वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी डीम्ड इनकम होगी और उसमें नॉर्मल टैक्स उस तरह चार्ज होगा। ये पुराने लाभ में था। तो ये जब ATC, ATD वो सारे चैलेंज हुए लाई कॉटन में, तो वहाँ कोर्ट में ये इशू आया कि ये अबव वाला इस पर टैक्सेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है, आपका इम्प्यूटेबल इनकम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर आपका फाइनल डिस्चार्ज भी है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी सेल होगी, उसकी कास्ट होगी, उसके एक्सपेंस होंगे, और उसके एक्सपेंस के बाद जो आपका एक्चुअल एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट आएगा, वो ज़्यादा हो या कम हो, वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये सेक्शन 13 जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो डीमिंग वाला उन्होंने उसको नहीं माना, तो उसको सामने रखते हुए तो वो उसकी फिर को बाद में लेजिस्लेटर ने भी अमेंडमेंट कर दी। जब ये ऑर्डिनेंस 2000 आया तो इसमें भी वो जो सेक्शन है 169 उसकी सब सेक्शन 5 था, 5 था या 4 था, उसमें ये था कि एक्सेस जो होगा वो ऐड हो जाएगा इनटू योर इनकम। जितना आप एक्सेस क्लेम करेंगे ओवर एंड अबव द इम्प्यूटेबल इनकम, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो वो 2004 या 5 में ओमिट हो गया। वंस कोई चीज़ ओमिट हो गई तो उसके बाद फिर आप उसकी एप्लीकेबल नहीं, ओमिट हो गया तो आज तक ओमिटेड ही है। तो इसीलिए आप उसको जब अनलेस अंटिल दोबारा रीएनेक्ट ना हो उसी सेक्शन में, तो अगर आप उसका इम्प्यूटेबल कंसेप्ट लेंगे तो वो फिर इलीगल होगा। अगर अदरवाइज फिर लेंगे भी तो फिर उसके मुताबिक उसकी किया जा सकता। अब तो बेसिकली ये है कि आप उसकी कैलकुलेशन अदरवाइज आप कर सकते हैं, करके उतना ही बुक्स में ले आए
कि आपका बुक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है उतना उसके मुताबिक कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन बुक्स में कुछ और वहाँ आपने और किया हो तो वो फिर एक क्वेश्चनेबल होगा, उसकी परमिशन नहीं है। बुक्स से ओवर एंड अबाउ कोई चीज़ भी होगी तो वो फिर डीम्ड इनकम बन सकती है, सेक्शन 111 में ऐड हो सकती है। उसके बाद फिर सेक्शन 4 सुपर टैक्स का आया, तो इम्प्यूटेबल इनकम को दोबारा डिफाइन किया गया। उनका इम्प्यूटेबल इनकम इसी तरह आप जैसे वो पहले थी उसको डिफाइन अलग डेफिनेशन दे दी गई, लेकिन वो डेफिनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सारे लॉ पे अप्लाई नहीं की गई, और जहाँ कहीं उसकी ज़रूरत थी वहाँ उसमें लिखा गया। वो उसके लिए सुपर टैक्स की जो कैलकुलेशन थी सेक्शन 4 के आगे था कोई सेक्शन 4A या उसके अंदर उन्होंने जहाँ कंप्यूट करनी थी कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा, तो उसमें कुछ जो फाइनल डिस्चार्ज वाली थी उसमें उन्होंने कहा कि उसकी इनकम आप उस इम्प्यूटेबल के मुताबिक आप कैलकुलेट करके टोटल इनकम करके फॉर द पर्पज ऑफ सुपर टैक्स वो ऐड होगी। तो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सुपर टैक्स वो डेफिनेशन आई, और आगे उस सब जो रेलेवेंट सेक्शन था उसमें भी लिखा गया। इसलिए वो इम्प्यूटेबल इनकम कन्फ्यूजन आई कि अब इम्प्यूटेबल इनकम की डेफिनेशन आ गई है, तो इसलिए जो यहाँ भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन जो थी वो लिमिटेड थी टू दैट एक्सटेंट ऑफ वो उसके। तो फिर एक और कंसेप्ट, इसलिए वो इम्प्यूटेबल वाला कंसेप्ट जो है अब अवेलेबल नहीं। अच्छा, जब वो मिट हुआ तो एक और कंसेप्ट आया, उन्होंने कहा जी जैसे अब वो मिट हो गया है तो अमिट हो गया, तो अब वो जैसे आपका विद होल्ड टैक्स होता है, तो विद होल्ड टैक्स होता है गुड्स पे 4.5%। अब वो इनकम कितनी है 4.5 जिस पे हुआ है, तो डेफिनेशन ऑफ इनकम में तो वो पहले इनकम को उसको इनकम डिफाइन इनकम में ऐड किया है, फिर उसमें 4.5 हुआ है, तो लोगों ने कहा मैं सारा का सारा ही इनकम रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं सही 7 तक रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने इस इनकम पे दे दिया है। जैसे मैं डिविडेंड पे देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि डिविडेंड सारा मेरी इनकम है, तो ऐसे मैं परचेज पे देता हूँ, इम्पोर्ट पे देता हूँ तो वो भी इनकम है, सप्लाई पे देता हूँ तो वो भी इनकम है। पहले इनकम ट्रीट की है तो मेरी इनकम माने ना उसको, क्योंकि उसको कहा गया कि ये इस टू द एक्सटेंट ऑफ दिस इनकम दिस इज माय फाइनल डिस्चार्ज, तो इनकम भी जैसे टैक्स दिया है तो इनकम भी उतनी होनी चाहिए, उतनी मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। फिर इस तरह सेल परचेज को ही इनकम ट्रीट कर डीमिंग के तहत रिकॉग्नाइज किया है तो उसका बेनिफिट भी दें। ये क्वेश्चन अभी तक डिस्प्यूट में ही चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा जी ये नहीं हो सकता, सेल परचेज में आपने टैक्स तो दिया है, डीम्ड इनकम तो है, लेकिन आप इसको इस एक्सटेंट तक वेल्थ में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई क्लेम करे तो डीमिंग, जब किसी को डीम कर लिया जाता है तो वो हो या ना हो, उसका पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी चीज़ को डीम कर लिया जाए, लेजिस्लेटर के पास पावर होती है कि जो इनकम आपकी ना भी हो, एक्चुअल ना हो, लेकिन लेजिस्लेटर उसका नेक्सस हो, लेजिस्लेटर किसी चीज को जो एक्चुअल इनकम नहीं है उसको भी डीम कर सकता है। किसी के वर्ड, किसी के मीनिंग वर्ड के नहीं भी है तो उसमें एडलेस जैसे इंक्लूड करके ऐड कर लेता है, तो जो डीम कर लेगा फिर उसका फुल इफेक्ट देना जरूरी होता है। जब लेजिस्लेटर ने अज्यूम कर लिया, ये जब अज्यूम कर लिया कि इसमें डिडक्शन होनी है और फाइनल डिस्चार्ज है तो फिर इनकम भी है, तो ये अभी लिटिगेशन में है। तो कि वो इनकम जैसे सेल परचेज वाली तो इसमें ज़्यादा लिटिगेशन, बाकी जो कमीशन इनकम है या डिविडेंड है जो नेट इनकम ही होती हैं उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो वो जितना डिडक्ट हुआ उतनी वो ग्रास जो होती है आपकी इनकम होती है। तो ये बेसिक ये है कि उसको वैसे भी अब जो नई रिटर्न है इसमें अगर देखें तो 3 कॉलम है, एक कॉलम टोटल का है, एक नॉर्मल का है और एक फाइनल का है। तो फाइनल वाला भी नीचे प्रॉफिट आता है, नॉर्मल वाला भी आता है। तो अब वो कंसेप्ट तो पहले कॉलम नहीं होते थे तो आप अलहदा इंडक्ट करते थे, अगर आप इस तरह इंडक्ट करेंगे तो वो फाइनल का नीचे प्रॉफिट आया होगा, उधर कोई और करेंगे तो वो रिकंसाइल नहीं होगा आपका, तो आपकी एडिशन हो जाएगी। नॉर्मल का अलहदा नेट प्रॉफिट निकलता है और फाइनल का अलहदा निकलता है और टोटल का अलहदा निकलता है। तो इसी तरह आप टोटल ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे टोटल से वेरिएशन होगी, रिकॉन्सिलेशन नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग फिर सेक्शन 111 अनवॉक हो जाएगा। क्लियर जी? ये मेरा ख्याल क्वेश्चन काफ़ी वो तो पार्ट ऑफ ही नॉर्मल है, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा जी उस इनकम का ये टैक्स है, तो अब टोटल में से देख रहा है प्रोपोर्शन। और दूसरा मिनिमम के लिए उन्होंने कहा जी ये ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं होता, अगर हम देखें तो वो आगे डेफर हो जाता है। लास्ट टाइम भी उसको कैलकुलेट हमने किए थे, तो टू द एक्सटेंट वो एक मेथडोलॉजी दी है कि इस टर्नओवर पे इतना प्रॉफिट है तो ये जो डिडक्शन हुई इस पे इतना होगा, तो उतना अफेक्ट दिया जाता है और उतना एक्सेसिव आगे कैरी फॉरवर्ड होता है अगले सालों में। तो सिर्फ 148 में था ना जी, बाकियों में नहीं था।
जो डेफर होता है कैरी फॉरवर्ड होता है 148 पे होता है। नहीं 140 जहाँ भी हम मिनिमम करेंगे वो अमाउंट कोई भी होगी तो उसका रिलेटेड हम उस पर मिनिमम ट्रीट कर लेंगे। तो अब वो जो चीज़ होगी वो भी तो ऐड होगी ना टर्नओवर में, इस साल नहीं होगी तो अगले साल लगे, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस है विद रिगार्ड टू ये रसीट या पेमेंट बेसिस पे है, दूसरा अक्रूवल पे। तो इसको भी आप अक्रूवल बेस पे सेल परचेज में डाल लें, और रेलेवेंट अगर परचेज है तो उसकी रेलेवेंट सप्लाई डाल रहे हैं। सप्लाई जो है वो इस साल भी हो सकती है, स्टॉक में तो अगले साल होगी। तो वो टाइमिंग डिफरेंस है। अगर आप अकाउंटिंग अगर हम समझते हैं तो अक्रूवल में या स्टॉक रखते हैं जो अनसोल्ड होता है वो भी अक्रूवल का एक कंसेप्ट है, तो अगले साल में बिक जाएगा। ठीक है, इस साल हमने टैक्स दिया है तो अगले साल फिर उसका इस साल ओवर हो गया, अगले साल का स्टॉक बिकेगा तो उसमें हो जाएगा। तो क्योंकि ये सारी टैक्सेशन जो है विद होल्डिंग ये आपकी रसीट पेमेंट पे है। बाद में कलेक्शन होती है तो रसीट पे से होती है, पेमेंट होती है तो आप पेमेंट पे होती है, तो वहाँ आप एज ए अक्रूवल पे टोटल जब इनकर होता है तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेजेज है सपोज, तो परचेजेज सारी की सारी इस दफ़ा बिकी भी नहीं होती, सपोज सारी पेमेंट होगी तो टैक्स तो उसमें सारी पे आपने विद होल्ड कर लिया उस पार्टी का, तो वो क्लेम करता है। लेकिन उसमें से कुछ उसने स्टॉक कर रखा है, बाकी बेचा है, बाकी तो अभी स्टॉक में वो अगले साल बिकेगा। इसी तरह कुछ पेमेंट आपने की है उसमें से कुछ पेमेंट ही नहीं की, तो जो नहीं पेमेंट की वो अगले साल विद होल्ड होगा। तो इसलिए वो टाइमिंग डिफरेंस है उसमें। तो उसी तरह उसको उन्होंने कोशिश की है टाइमिंग डिफरेंस को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने एक मेथडोलॉजी दे दी कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है टोटल पे जो प्रॉफिट है उसकी एक रेशियो है। सपोज रेशियो बननी है आपका प्रॉफिट 10% है, तो उन्होंने कहा जो आपने परचेज की या जिसमें विद होल्डिंग हुई है जो मिनिमम वाला इसमें पोर्शन है उसमें भी 10% प्रॉफिट है, और जो टैक्स नॉर्मल पे टोटल पे एक रेट आया 2%, वो कह रहे हैं इसमें भी 2% प्रॉफिट है। तो 2% रख के बाकी का एडजस्टमेंट उन्होंने दे दी। तो बाकी जैसे वो मूव करता रहेगा इस साल अगले साल जब पेमेंट होगी उसके मुताबिक वो एडजस्ट होता है।